हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम प्रेमचंद की फेमस स्टोरी द श्राउड यानी कफन की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस शॉर्ट स्टोरी में प्रेमचंद ने हमें बताया है कुछ छोटे कास्ट के लोगों के बारे में कि किस तरीके से हमारा समाज उनके साथ बरसों से अत्याचार करते आया है और इसी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा पत्थर दिल हो जाते हैं और उनके अंदर के इमोशंस बिल्कुल भी नहीं रह जाते, एकदम ख़त्म हो जाते हैं उनके मन में इमोशंस। इसके बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए अब हम लोग इस शॉर्ट स्टोरी के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। इसे पब्लिश कराया गया था 1936 में, जस्ट मंथ्स बिफोर प्रेमचंद्स डेथ। तो उनकी मौत के कुछ महीने पहले ही इसे पब्लिश कराया गया था। और श्राउड या कफन का मतलब होता है वो कपड़ा जो एक डेड बॉडी के ऊपर, एक मरे हुए इंसान के ऊपर जो कपड़ा उड़ाया जाता है उसे श्राउड या हिंदी में कफन कहा जाता है। और ये जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी लिखी गई है और वन ऑफ द ब्लैकेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल शॉर्ट स्टोरी है प्रेमचंद की। ब्लैक इसीलिए क्योंकि इस शॉर्ट स्टोरी से, जैसे मैंने आपको बताया, प्रेमचंद हमारे समाज में जो इविल्स हैं, बुराइयां हैं, उनको हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। द श्राउड फॉलोज घीसू एंड माधव, अ पुअर फादर एंड सन फ्रॉम द अनटचेबल कास्ट। तो इस कहानी में घीसू और माधव नाम के एक गरीब पिता और उनके बेटे के बारे में, जो कि अनटचेबल कास्ट के होते हैं ये दोनों लोग, उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस शॉर्ट स्टोरी में क्या बताया गया है। ये जो कहानी है वो एक इंडिया के एक गांव में शुरू होती है। काफ़ी अंधेरी और ठंडी रात होती है और घीसू और उसका बेटा माधव अपनी झोपड़ी के दरवाजे के बाहर बैठकर कुछ आलूओं को रोस्ट कर रहे होते हैं, भून रहे होते हैं, जो उन्होंने अपने ही एक पड़ोसी के फील्ड से चुराए होते हैं, यानी वो पोटैटोज उनके खुद के नहीं थे। बुधिया, माधव्स यंग वाइफ ऑफ 1 year, इज इनसाइड ग्रोनिंग इन चाइल्ड बर्थ। तो जो सन है माधव, उसकी वाइफ है बुधिया और उनकी शादी को अभी बस 1 साल ही हुआ होता है और वो उसको बच्चा होने वाला होता है। चाइल्ड बर्थ में वो चिल्ला रही होती है जोर जोर से, लेकिन इस चिल्लाने का उन दोनों आदमियों के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन जो माधव है उसको उल्टा गुस्सा आ जाता है। हिज फादर अर्जेस हिम टू लुक इन ऑन द गर्ल। उसके जो फादर हैं वो कहते हैं कि जाओ और देखो कि वो क्यों चिल्ला रही है, लेकिन माधव कहता है कि अगर उसे मरना ही है तो वो जल्दी से मर क्यों नहीं जाती, मैं उसे देखने जाऊंगा तो इससे क्या हो जाएगा, क्या वो बच जाएगी। तो ये दोनों ही लोग बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, कामचोर होते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं और सुपरस्टिशियस भी होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अंधविश्वासों में भी ये लोग यकीन करते हैं। और ये दोनों लोग जो है अनटचेबल लेदर वर्कर कास्ट के होते हैं, जो कि एकदम पुअर और लोएस्ट कास्ट के लोग होते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी के। बोथ फादर एंड सन रिफ्यूज टू डू फार्म वर्क। तो ये दोनों ही फादर और सन जो हैं वो बिल्कुल भी खेतों में काम नहीं करना चाहते थे, जबकि खेतों में काम अवेलेबल था। इंस्टेड दे प्रिफर टू टेक हैंडआउट्स और टू चीट अदर्स टू मेंटेन देमसेल्व्स एट अ सब्सिस्टेंस लेवल। उल्टा वो लोग दूसरों को चीट करके या हैंडआउट्स यानी दूसरों से भीख मांगकर पैसे लेकर वो काम करना चाहते थे। Though Budhya has been a good wife and had established some order in the men's chaotic lives, neither wishes to spend money to get her help. तो हालांकि बुधिया एक बहुत अच्छी वाइफ थी और दोनों आदमियों के लिए वो बहुत कुछ काम करती थी, लेकिन फिर भी दोनों आदमियों में से कोई भी बुधिया की हेल्प करने के लिए, पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बुधिया पोजेस्ड हो गई है, उस पर किसी आत्मा की छाया है और इसीलिए वो लोग अपनी झोपड़ी में अंदर भी नहीं जाना चाहते थे। मोरेवर दे बिलीव दैट गॉड विल प्रोवाइड। इसके अलावा वो लोग ये सोच रहे थे कि जिस तरीके से भगवान अभी तक हमें पालता है वही हमें आगे पालेगा। घीसू इज स्मार्टर देन मोस्ट इंडियन पीजेंट्स। तो ये लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं एक्चुअली, क्योंकि बिना काम किए ही वो लोग अपना जीवन निकाल रहे थे, सरवाइव कर पा रहे थे बिना ऑनेस्टली वर्क किए हुए। As if to negate the horror of the woman dying in childbirth, Gisu recalls a sumptuous wedding feast. वो औरत जो
मर रही है उसकी जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है, उसको एकदम नेगेट करते हुए, यानी बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए घीसू एक अलग ही स्टोरी सुनाने लगता है अपने बेटे माधव को, जहां पर वो एक वेडिंग फीस्ट के बारे में बताता है कि किस तरीके से उसने एक वेडिंग फीस्ट अटेंड की थी, एक शादी का खाना अटेंड किया था 20 साल पहले, और वो कंप्लेन करता है कि अब तो कोई भी हमें उस तरह से खाना नहीं खिलाता, और अब तो लोग इकोनोमाइज करते हैं, यानी कंजूसी करते हैं, शादियों में इतना कुछ खिलाते नहीं है, और सारा जो पैसा होता है वो खुद ही होल्ड कर लेते हैं, खुद रख लेते हैं। फिनिशिंग देयर पोटैटोज, इसके बाद वो लोग अपने पोटैटोज खा लेते हैं और वहीं पर कर्ल होके सो जाते हैं, जैसे कि कोई कॉइल्ड पाइथन्स हो, यानी कि अजगर हो जो एकदम कुंडली मारकर सो गया हो। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रेमचंद ने उन दोनों को जानवरों से कंपेयर किया है कई बार, ये दिखाने के लिए कि वो लोग किस तरह से जानवरों जैसे लोग थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग माधव गोज इनटू द हट एंड फाइंड्स हिज वाइफ डेड। अगली मॉर्निंग में जब माधव अंदर जाता है, वो देखता है कि उसकी जो वाइफ थी वो मर चुकी थी, और जो बच्चा था वो भी पेट में ही मर गया होता है। इसके बाद दोनों जो आदमी हैं वो पूरे गांव में जाते हैं अपने चेस्ट को ठोकते हुए और रोते हुए। दे रिसीव कॉन्सोलेशन फ्रॉम द अदर विलेजर्स, तो बाकी के जो गांव वाले हैं वो उनके साथ दया सहानुभूति दिखाते हैं और उनको पैसे वगैरह भी देने लगते हैं कफन के लिए, श्राउड के लिए, और उस डेड वुमन को जलाने के लिए फायरवुड वगैरह का भी अरेंजमेंट वो लोग कर देते हैं। दे गो टू द विलेजेस मेजर लैंड ओनर एंड बेग, उसके बाद वो गांव के जो बड़े से जमींदार होते हैं उनके पास जाते हैं और वो लोग भीख मांगते हैं। दो द लैंड ओनर नोज देम टू बी चीट्स, ही रिलेक्टेंटली थ्रोज देम अ फ्यू रुपीज। तो जो जमींदार था वो जानता था कि ये लोग चीट है, लेकिन फिर भी वो उनको कुछ पैसे दे देता है। उसके बाद वो जगह जगह जाकर अंतिम संस्कार के लिए हर जगह से पैसे कलेक्ट करते हैं, और उनके पास जो गिफ्ट्स आए थे, यानी जो भी चीजें उन्हें मिली थी, लकड़ियां वगैरह, उसके अलावा उन्हें 5 रुपीज और मिल जाते हैं। तो इतना सारा पैसा हो जाता है उनके पास कि उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचते हैं कि क्यों ना हम इससे पार्टी करें। दे डिसाइड दैट दे हैव इनफ वुड, तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उनके पास काफी लकड़ी है अब जलाने के लिए। लेकिन जब वो रात में अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाएंगे डेड बॉडी को, तो वो सोचते हैं कि उसे कौन देखेगा रात में तो सब लोग सोए हुए होंगे। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि श्राउड लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी कफन की कोई जरूरत नहीं है डेड बॉडी को ढकने के लिए, क्योंकि वो तो वैसे भी जल जाएगा जब अंतिम संस्कार होगा, तो उस पर पैसा क्यों वेस्ट किया जाए। यानी वो इतने ज्यादा गरीब हैं कि वो कफन भी खरीदना नहीं चाहते। फिर वो लोग जब मार्केट में घूम रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक लिकर स्टोर होती है, यानी कि एक शराब की दुकान होती है, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस शराब की दुकान के अंदर जाएंगे। दे ऑर्डर अ बॉटल एंड सम फूड, तो वो लोग अंदर जाकर वहां पर शराब मंगाते हैं, अपने लिए खाना भी मंगाते हैं, और वो लोग उस पैसे से खूब पार्टी जैसा एंजॉय करते हैं। एज दे ड्रिंक एंड ईट इन द लॉर्डली मैनर ऑफ टाइगर्स एंजॉइंग देयर किल इन द जंगल। तो यहाँ पर फिर से एक मेटाफर आता है जहां पर प्रेमचंद ने फिर से उन्हें जानवरों से कंपेयर किया है, टाइगर से कंपेयर किया है। जैसे कि टाइगर किसी जानवर को मारने के बाद खाता है, उसी तरीके से वो लोग खाना खा रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं। तो इस तरीके से उनके एनिमल जैसे बिहेवियर को दिखाने के लिए फिर से उनको एनिमल से कंपेयर किया है। उसके बाद वो लोग शराब के नशे में एकदम डूब जाते हैं। दे इनिशियली हैव क्वाल्म्स अबाउट नॉट परचेजिंग अ श्राउड, तो पहले तो वो लोग को थोड़ा सा कंप्लेन था कि उन्होंने कफन क्यों नहीं खरीदा, लेकिन बाद में वो अपने डिसीजन को रैशनलाइज करते हैं और उस डेड वुमन को प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि उसने मरने के बाद भी हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें अरेंज कर दी खाने पीने के लिए। अगर वो मरती नहीं तो शायद हमें खाने पीने की चीजें भी नहीं मिलती। और उसके बाद फिर जब वो लोग उस टैवर्न को, यानी जहाँ वो शराब पी रहे होते हैं, उस जगह को जब वो छोड़ने वाले होते हैं, तब जो घीसू है वो एक भिखारी को अपने लेफ्ट ओवर्स, यानी कि जो बचा कुचा खाना होता है वो भी देता है और कहता है कि उस मरी हुई औरत को ब्लेस करो जिसकी वजह से आज तुम्हें खाना मिल रहा है। उसके बाद उनका जो मूड है अचानक से चेंज होता है
और फिर से उन्हें दुख वगैरह महसूस होने लगता है और एकदम प्रीस्ट की तरह, किसी पंडित की तरह वो लोग बात करने लगते हैं और एक दूसरे को वो कंसोल करने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा ही हुआ कि जो बुधिया थी वो इस दुनिया जो कि माया का जंजाल है, इल्यूजन है, मेज ऑफ इल्यूजन है, उससे वो निकल गई और ये जो बेकार की दुनिया है इसको छोड़कर वो अच्छा हुआ बहुत जल्दी ही चली गई, इसलिए वो बहुत ज्यादा लकी थी। दे स्टार्ट टू चैंट द रिलीजियस सॉन्ग। उसके बाद फिर वो एक रिलीजियस गाना गाने लगते हैं जो कि होता है एक हमारी दुनिया कितनी ज्यादा डिसीटफुल है, यानी कैसे हमारी दुनिया धोखा देती है दूसरों को, इसके बारे में वो गाना होता है। एंड इंटॉक्सिकेटेड राइट टू देयर हार्ट्स, वो बहुत ज्यादा शराब पिए हुए होते हैं, वो लोग डांस करने लगते हैं और फाइनली वो वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। फाइनली दे कोलैप्स डेड ड्रंक। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। अब अगर हम एनालिसिस की बात करें तो जो सोल्यूशन निकाला था उन दो आदमियों ने अपनी सैडनेस का, वो काफी टेम्पररी था, यानी कि परमानेंट नहीं था वो। द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग अ श्राउड, क्योंकि उन्हें पता था कि आज तो हम लोग ये पार्टी कर लेंगे, लेकिन अगली ही सुबह फिर से उनके सामने वो क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि उन्होंने बुधिया के लिए कोई कफन नहीं खरीदा है। और अ वुमन हुज गुडनेस दे सीम टू एक्नॉलेज ओनली एट हर डेथ। तो बुधिया एक ऐसी औरत जिसकी अच्छाई के बारे में उन्हें तब पता चला जब वो मर चुकी थी, यानी जब बहुत लेट हो गया था। तो बहुत कम चीजें थी जो उनकी लाइफ में बदलेंगी, बस इतना ही बदलेगा कि अब माधव को भी एक फीस्ट के बारे में, एक पार्टी के बारे में उसी तरीके से याद रहेगा जैसे उसके फादर घिसू को याद था। द स्टोरी इज प्रेमचंद्स फाइनल सैल्वो अगेंस्ट व्हाट ही कंसिडर्ड इंडियाज मोस्ट इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। तो ये जो स्टोरी है वो प्रेमचंद का फाइनल एक वार है जिसको वो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं उस पर, जो कि है पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। पॉवर्टी यानी गरीबी और इग्नोरेंस यानी कि पढ़े लिखे ना होना, इलिटरेट होना। द टू लेदर वर्कर्स आर डिस्पाइकेबल। तो ये जो दो लेदर वर्कर्स हैं वो इसलिए डिस्पाइकेबल हैं, यानी उनसे इसलिए नफरत की जानी चाहिए, नॉट फ्रॉम इनहेरेंट एविल इन देम, इसलिए नहीं क्योंकि वो अंदरूनी तौर पे बहुत ज्यादा इविल थे, बट बिकॉज सोसाइटी हैज मेड देम दैट वे, बल्कि इसलिए क्योंकि सोसाइटी ने ही उन्हें ऐसा बना दिया था। यानी वो जानबूझकर बुरे नहीं थे, सोसाइटी ने उन्हें बुरा बना दिया था। द सोशल सिस्टम शार्पली सर्कमस्क्राइब्स देयर लाइव्स। तो ये जो अपने समाज का जो सिस्टम है उस सिस्टम ने उनकी लाइफ को बिगाड़ा था। दे हैव रिजेक्टेड द बेसिक सोशल नॉर्म्स दैट डिमांड दैट दे लिव आउट देयर लाइव्स इन पॉवर्टी एंड ऑपरेशन। तो बेसिकली सोसाइटी ने उनके लिए ये रूल बना दिया था कि उन्हें गरीबी में ही जीना है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं जीना चाहते थे, वो भी अच्छे तरीके से जीना चाहते थे और इसीलिए वो लोग उस कफन के पैसे को यूज कर लेते हैं पार्टी करने के लिए। इंस्टेड दे सीम टू टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू बीट द सिस्टम। वो हर मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, वो किसी भी तरीके का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे इस बुरे सिस्टम को बीट करने का। इन डूइंग सो दे हैव बिकम हार्टलेस। और सिस्टम को बीट करने के लिए ही वो हार्टलेस बन गए थे, यानी उनका जो दिल था वो पत्थर दिल हो गया था और वो दूसरों की सफरिंग को भी इसीलिए नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि उनकी खुद की ही सफरिंग बहुत ज्यादा थी। Unable to bond with anyone but each other, they can think only of themselves and behave selfishly. इसीलिए वो किसी और के साथ बॉन्ड भी नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ अपने बारे में और अपनी जरूरतें पूरे करने के बारे में ही सेल्फिशली सोचते रहते थे और अपने बिहेवियर को वो रैशनलाइज यानी सही भी ठहराते रहते थे। सो आई होप आपको इस शॉर्ट स्टोरी की समरी और एनालिसिस समझ में आया होगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए